मेडिसिन में अपन जीवाणु जनित रोग पढ़ रहे थे। जीवाणु जनित रोग के अंदर विभिन्न प्रकार के रोग अपन ने देख लिए थे। एंथ्रेक्स हो गया, इसमें हेमरेजिक सेप्टिसीमिया हो गया, इसके अलावा ब्रुसेलोसिस हो गया। नेक्स्ट अपन पढ़ रहे थे, पिछली क्लास में मैंने स्टार्ट किया था टीबी के बारे में, ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस टीबी, जिसको तपेदिक भी कहा जाता है। तपेदिक भी कहा जाता है ट्यूबरकुलोसिस। इसके बारे में मैंने इसके उपनाम आपको बताए थे पिछली क्लास में। उपनाम जिसको टीबी कहा जाता है, सेरो कहा जाता है। ट्यूबरकुलोसिस जो इसका नाम पड़ा था वो किसके आधार पर पड़ा था? इसमें शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के ट्यूबरकल्स का निर्माण हो जाता है, जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा ट्यूबरकुलोसिस। इसके लिए इसको पियरल डिजीज भी कहा जाता है, ये मैंने आपको बताया था। इसके मुख्य लक्षणों की अगर बात करें तो इसमें शरीर में विभिन्न प्रकार के ट्यूबरकल्स बनना, मतलब घाटे समान संरचना इसमें बन जाती है, जिनको क्या कहा जाता है? ट्यूबरकल्स कहा जाता है। विभिन्न प्रकार के अंगों में, जैसे कि फेफड़ों में हो गया, आंत के अंदर हो गया, तो ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग अंगों में क्या होता है? ट्यूबरकल्स का निर्माण स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको ट्यूबरकल्स का ये। और इसमें लक्षणों की अगर बात करें तो धीरे धीरे जो पशु होता है वो कमजोर होता जाता है, इसलिए इस वजह से इसको क्या कहा जाता है? क्षय रोग। क्षय रोग भी इसको कहा जाता है। अब रोग कारक की अपन बात करते हैं। रोग कारक, ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी की बात करें तो जो पशुओं के अंदर जो रोग होता है वो किसकी वजह से होता है? माइकोबैक्टीरियम बोविस, एक बैक्टीरिया जो है माइकोबैक्टीरियम बोविस की वजह से यहाँ पे पशुओं के अंदर रोग होता है। मानव के अंदर बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, याद रखना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस मानव के अंदर टीबी रोग उत्पन्न करता है। इसके अलावा एक जीवाणु और है जिसको बोला जाता है माइकोबैक्टीरियम एवियम। माइकोबैक्टीरियम एवियम जो है वो पक्षियों के अंदर टीबी रोग उत्पन्न करता है, पक्षियों में टीबी रोग उत्पन्न करता है। इसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। ये छड़नुमा होता है, बीजाणु का निर्माण नहीं करता, वायु श्वसन करता है, अगतिशील होता है। इसके अलावा जो ट्यूबरकुलोसिस डिजीज का जो जीवाणु है, रोग कारक है, उसको सूर्य की रोशनी से, इसके अलावा इथाइल अल्कोहल से इसको नष्ट किया जा सकता है। इसके अलावा गर्मी और विभिन्न प्रकार के डिसइंफेक्टेंट जो हैं, जैसे कि फिनोल हो गया, उनका इस जीवाणु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं तो विभिन्न प्रकार के स्त्रावों से शरीर के अंदर फैल सकता है। इन्फेक्टेड जो भोजन ग्रहण करने से, पानी ग्रहण करने से, इन वजह से भी ये फैल सकता है। सांस के द्वारा, लार के द्वारा, कच्चे दूध के द्वारा मानव में जा सकता है। कच्चा मांस खाने वाले जो मानव होते हैं या कच्चा दूध पीने वाले होते हैं, उनके अंदर ये जीवाणु जा सकता है। इसके अलावा गर्भाशय स्त्रावों से इसका स्त्राव हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं रोग जनकता। रोग कारक हो गया एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी मतलब बताया गया फैलाव किस प्रकार होता है। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस रोग जनकता। रोग जनकता शरीर में कौन कौन से अंगों में होता है ये, और किस प्रकार ये शरीर के ऊपर अफेक्ट अपना प्रभाव दिखाता है, उसमें अपन ने रोग जनकता के दो प्रभाव देखे थे। इसमें प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बना था, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स बना था। तो प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में मैंने क्या कहा था? प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो एक शुरुआत होती है, इस रोग की शुरुआत होती है। शुरुआती जो लक्षण दिखाई देते हैं, मतलब ट्यूबरकल्स का बनना, शरीर के अंदर ट्यूबरकल्स जो है, गांठों का बनना स्टार्ट हो जाता है। और जो गांठों की बनने की जो प्रोसेस है, उसमें अपन ने किसको रखा? प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में रखा गांठों के बनने को, ट्यूबरकल्स बनने को। अब ये मैं थोड़ा शॉर्ट में ये बता देता हूँ कि प्राइमरी कॉम्प्लेक्स में गांठें कैसे बनती है। शरीर के अंदर जब ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो सबसे पहले लिम्फ नोड को अफेक्ट करता है। लिम्फ नोड भी फेरिंजियल लिम्फ नोड हो गई, इसके अलावा मेजेंट्रिक लिम्फ नोड जो है, मेजेंट्रिक लिम्फ नोड और फेरिंजियल लिम्फ नोड, इन दोनों को मुख्यतः यह प्रभावित करता है। इसके बाद में यहाँ पे अपना विकास करता है, धीरे धीरे विकास करता है, और अलग अलग अंगों में जाके ये क्या करता है? वहाँ पे घाव उत्पन्न करने लग जाता है। सही है। लगभग 8 दिन बाद जब संक्रमण होता है, जीवाणु का संक्रमण शरीर में होता है, उसके 8 दिन बाद शरीर में घाव बनने स्टार्ट हो जाते हैं। सही है। शरीर में क्या? घाव बनने स्टार्ट हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाते हैं। अब इस घाव के बनने के 2 दिन बाद
घाव के बनने के लगभग 2 दिन बाद इस घाव के ऊपर क्या होता है, कैल्शियम का जमाव प्रारंभ हो जाता है, जिसको कैल्सिफिकेशन, जिसको क्या कहा जाता है, कैल्सिफिकेशन कहा जाता है। 2 दिन के बाद, 8 दिन बाद क्या होता है, घाव बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इस घाव के चारों तरफ जो है, जैसे कि मान लो घाव है, इस घाव के चारों तरफ जो मरी हुई कोशिकाएं यहाँ पे इकट्ठी होने लग जाती है, मरे हुए ऊतक यहाँ पे, मृत टिश्यू यहाँ पे जमा होने लग जाते हैं। ये हो गया 8 दिन का। अब 2 दिन के बाद क्या होता है, यहाँ पे कैल्सिफिकेशन, कैल्शियम का जमाव स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ये कैल्शियम का स्टार्ट जमा हो जाता है, तो इस संरचना को क्या नाम दिया, इस संरचना को नाम दिया अपन ने ट्यूबरकल्स। तो ये जो ट्यूबरकल्स बनने की जो अवस्था है, इसको प्राइमरी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये पहली प्रोसेस है इसकी, प्राइमरी कॉम्प्लेक्स। पैथोजेनेसिस में दूसरी अपन ने बताई थी, दूसरी प्रोसेस पोस्ट प्राइमरी डिसेमिनेशन। पैथोजेनेसिस में पोस्ट प्राइमरी डाइसेमिनेशन। पोस्ट प्राइमरी डाइसेमिनेशन, इसमें क्या होता है, जैसे कि ट्यूबरकल शरीर में बन गए। अब इन ट्यूबरकल्स के अंदर क्या होता है, जीवाणु, विभिन्न प्रकार के जीवाणु, ये जो टीबी उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं, ये ट्यूबरकल्स के अंदर उपस्थित होते हैं और क्या करते हैं, ये अपना स्त्राव बढ़ाते हैं। सही है, स्त्राव बढ़ाते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं, अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। ट्यूबरकल्स में ये ग्रोथ करते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। अब जैसे यहाँ पे ट्यूबरकल्स में इनकी संख्या बढ़ती है, ये विभिन्न शरीर के अलग अलग अंगों में जाके क्या करते हैं, अलग अलग अंगों में जाके ट्यूबरकल्स का निर्माण करने लग जाते हैं, अलग अलग अंगों में जाके ट्यूबरकल्स का निर्माण करने लग जाते हैं। इस अवस्था को बोलता है पोस्ट प्राइमरी डाइसेमिनेशन। क्या बोला जाता है, पोस्ट प्राइमरी डाइसेमिनेशन। ये हो गया कि पैथोजेनेसिस की बात होगी। सेकंड क्लास अभी तो स्टार्ट की है। पैथोजेनेसिस, इसके बाद में क्लिनिकल साइन। क्लिनिकल साइंस जो होते हैं, क्लिनिकल साइंस जैसे मैंने आपको कल बताए थे, शरीर जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, कमजोर होने लग जाता है। शरीर धीरे धीरे कमजोर होने लग जाता है, शरीर का तापमान बदलता रहता है, इसके अंदर भूख बढ़ जाना, ये सब इसके कंडीशंस हैं। इसके अलावा रोगी प्राणी जो होता है वो सुस्त होने लग जाता है, कार्य क्षमता घट जाती है, क्योंकि कमजोर होगा तो जाहिर सी बात है कार्य क्षमता घटेगी। आंखें होती है वो चमकीली और सतर्क दिखने लग जाती है। इसके अलावा गर्दन की कशेरुकाएं, हॉर्स की अगर बात करें तो हॉर्स की गर्दन की कशेरुकाएं, हॉर्स की गर्दन की कशेरुकाएं होते हैं, उसमें इन्फ्लामेशन उत्पन्न हो जाता है। गर्दन की कशेरुकाओं का शोध, उत्पन्न हो जाता है, जिस वजह से जो हॉर्स की जो गर्दन है वो अकड़ जाती है। तो ये इसके नॉर्मल ट्यूबरकुलोसिस के नॉर्मल जो क्लिनिकल साइंस यहाँ पे देखने को। इसके बाद में आते हैं लंग्स के अंदर। लंग्स के अंदर ये क्या अपना प्रभाव दिखाता है, इसके बारे में देखते हैं। लक्षण, सामान्य लक्षण अपने देख लिए। अब लंग्स में, लंग्स में क्या दिखाई देता है, देखो लंग्स के अंदर जब संक्रमण उत्पन्न होता है, लंग्स में संक्रमण उत्पन्न होता है तो सही पे बार बार खांसी आती है, बार बार खांसी आना, बार बार खांसी आना। खांसी जो होती है तेज हो सकती है या लगातार हो सकती है। तेज हो सकती है या खांसी लगातार हो सकती है। इसके अलावा श्लेष्मा युक्त खांसी, श्लेष्मा युक्त खांसी, श्लेष्मा युक्त खांसी हो सकती है जिसमें बलगम साथ आता हो। श्लेष्मा युक्त खांसी, खांसी तेज या लगातार इसके अंदर हो सकती है। अगर संक्रमण होता है तो उसमें बार बार खांसी आना, खांसी तेज या इसमें लगातार हो सकती है। श्लेष्मा युक्त खांसी हो सकती है, मतलब इसमें बलगम आ सकता है। इसके अलावा खांसी जो है वो ठंडे मौसम में तेज हो जाती है,
ठंडे मौसम में तेज हो जाती है। श्वसन दर बढ़ जाती है। श्वसन दर का बढ़ना, श्वसन दर का बढ़ना, सांस लेने में तकलीफ होना, सांस लेने में तकलीफ होना। इसके अलावा जो प्लूरा होता है, प्लूरा किसे कहा जाता है? प्लूरा फेफड़े जो होते हैं, फेफड़ों के चारों तरफ का जो आवरण होता है उसके प्लूरा कहा जाता है। उस प्लूरा के अंदर गांठें देखने को मिलती है। प्लूरा में गांठें उत्पन्न हो जाती है। प्लूरा में गांठें उत्पन्न हो जाती है, इसलिए इसको, इसी वजह से इसको पीएल डिजीज कहा जाता है। पीएल डिजीज, पीएल डिजीज क्यों कहते हैं? जो प्लूरा होता है उसके अंदर अलग अलग प्रकार की गांठें देखने को मिलती है। जैसे कि मैंने ट्यूबरकुलोसिस का जो लक्षण है वो मैंने पहले आपको बता चुका हूँ कि मुख्य लक्षण क्या है? ट्यूबरकल्स का निर्माण होना, गांठों का निर्माण होना, शरीर में अलग अलग अंगों में गांठों का निर्माण हो जाता है। और यहाँ पे प्लूरा, जो फेफड़ों के चारों तरफ की जो झिल्ली है उसको प्लूरा कहा जाता है। प्लूरा में भी गांठें देखने को मिलती है, जिस वजह से इसको पीएल डिजीज भी कहा जाता है। तो ये लक्षण जो होते हैं लंग्स में देखने को मिलते हैं। बार बार खांसी आना, खांसी तेज हो सकती है, लाउड मतलब जोर से खांसना, या इसके अलावा लगातार खांसी आना, श्लेष्मायुक्त खांसी आना, मलगम के साथ खांसी आना। खांसी ठंडे मौसम में जो है तेज हो जाती है, श्वसन दर बढ़ जाती है। इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ होना, जिसको डिस्पनिया कहा जाता है, सांस लेने में तकलीफ होना। प्लूरा होती है उसके अंदर गांठें उत्पन्न हो जाती है। ये सारे लक्षण लंग्स में देखने को मिलते हैं। अब आहार नाल में, आहार नाल में कौन कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? जैसे खाना खाने में परेशानी, खाना खाने में परेशानी, क्योंकि खाना खाने में परेशानी इसलिए होती है, जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी होती है उसमें एक लिम्फ नोड पाई जाती है जिसको बोला जाता है फेरिंजियल लिम्फ नोड। फेरिंजियल लिम्फ नोड, मैं शुरू में ही आपको बता चुका हूं कि जो ट्यूबरकुलोसिस का जो जीवाणु है वो फेरिंजियल लिम्फ नोड है उसको मुख्यतः प्रभावित करता है। तो इस फेरिंजियल लिम्फ नोड में संक्रमण होगा तो जाहिर सी बात है इसमें क्या आएगी? सूजन आएगी। और इसमें सूजन आएगी तो इसमें सूजन की वजह से जो खाना खाने में पशु को परेशानी होगी। दूसरा, छोटी आंत के अंदर ट्यूबरकल्स का निर्माण हो जाता है। छोटी आंत में ट्यूबरकल्स का निर्माण होना। कभी कभी शरीर में आफरा आ जाता है, गैसों का अधिक प्रोडक्शन, या हो सकता है कि फेरिंजियल लिम्फ नोड जो है, फेरिंजियल लिम्फ नोड की वजह से क्या आई? सूजन आई। अब सूजन आने की वजह से जो फेरिंग्स होती है, फेरिंग्स होती है वो ब्लॉक हो जाती है। फेरिंग होती है ग्रसनी, वो क्या करती है? ब्लॉक हो जाती है। और इसके ब्लॉक होने की वजह से शरीर में क्या होता है? जो गैसें प्रोडक्शन होती है, रूमिनेंट्स के अंदर मुख्य रूप से गैसें, बहुत सारी गैसें प्रोडक्शन होता है। और ये जो आफरा का जो कंडीशन है वो मुख्य रूप से रूमिनेंट पशुओं में देखा जाता है, क्योंकि रूमिनेंट पशुओं के रूमन में किण्वन की प्रोसेस चलती है, फ्रेगमेंटेशन, जिसकी वजह से गैसों का उत्पादन होता है, जिसमें CO2 हो गया, CH4 हो गया। तो ये जो गैसें हैं ये शरीर से बाहर निकलनी आवश्यक है। अगर ये शरीर से बाहर नहीं निकलती है तो उस कंडीशन में आफरा हो सकता है। तो फेरिंजियल लिम्फ नोड के सूजन की वजह से फेरिंग्स जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है और गैसें, शरीर की गैसें बाहर नहीं निकल पाती, जिस वजह से आफरा भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दस्त हो सकते हैं। ये कंडीशंस किसमें? आहार नाल में देखने को मिलती है। खाना खाने में परेशानी, क्योंकि फेरिंजियल लिम्फ नोड जो है उसमें सूजन आने की वजह से खाना खाने में दिक्कत आती है। इसके अलावा
छोटी आंत जो है उसमें ट्यूबरकल्स या इसमें गांठें बन जाती है। छोटी आंत के अंदर आपरा देखने को मिलता है, क्योंकि जो फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जो भी गैसों का प्रोडक्शन होता है उस सूजन की वजह से शरीर से बाहर नहीं निकल पाती है, जिस वजह से आपरा देखने को मिल सकता है। या छोटी आंत के अंदर क्या होते हैं, फोल्ड्स दिखाई देते हैं, जिस वजह से यहाँ पे दस्त की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है। ये हो गए आहार नाल में दिखने वाले लक्षण। लंग्स में दिखने वाले लक्षण देख लिए, आहार नाल में दिखने वाले लक्षण। नेक्स्ट अपन बात करते हैं स्तन ग्रंथियों में दिखने वाले लक्षण। स्तन ग्रंथियों में दिखने वाले लक्षण, पहला लक्षण है इसमें ट्यूबरकुलर मैस्टाइटिस हो सकता है। ट्यूबरकुलर मैस्टाइटिस का मतलब होता है ट्यूबरकुलोसिस जो डिजीज है उसके अंदर मैंने लक्षण बताया कि अलग अलग अंगों के अंदर ट्यूबरकल्स यानी गांठों का निर्माण हो जाता है। अब जाहिर सी बात है स्तन ग्रंथियों में भी गांठों का निर्माण होगा। स्तन ग्रंथियों में जो गांठें हैं ट्यूबरकल्स है उसका निर्माण होने की वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है। स्तन ग्रंथियों में इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाता है, किसकी वजह से, ट्यूबरकल्स की वजह से। तो ऐसे इन्फ्लामेशन को क्या कहा जाता है, ट्यूबरकुलर मैस्टाइटिस। ट्यूबरकुलर मैस्टाइटिस इसमें हो सकता है। इसके अलावा मिल्क में बैक्टीरिया उपस्थित, प्रेजेंट, मैंने बताया था ट्यूबरकल्स जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया होता है, टीबी का जो बैक्टीरिया होता है वो ट्यूबरकल्स के अंदर अपनी ग्रोथ करता है, अपना विकास करता है। तो ट्यूबरकल्स जहाँ पे बनते हैं वहाँ पे बैक्टीरिया उपस्थित होता है। तो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ कि ट्यूबरकुलर मैस्टाइटिस मतलब स्तन ग्रंथियों में जो ट्यूबरकल्स बनते हैं, जाहिर सी बात है स्तन ग्रंथियों में भी बैक्टीरिया मौजूद है। तो वो क्या करता है, दूध के साथ शरीर से बाहर आने लग जाता है। इसके अलावा स्तन ग्रंथियों में सूजन, स्तन ग्रंथियों में सूजन व उनका आकार बढ़ना, स्तन ग्रंथियों में सूजन व आकार बढ़ना। स्तन ग्रंथियों का कठोर होना, स्तन ग्रंथियों का कठोर होना, स्तन ग्रंथियों का कठोर होना, फटा दूध आना, फटा हुआ दूध आना, फटा हुआ दूध आना, तथा थोड़ी देर रखने के बाद वो क्या करता है, पैंदे में बैठ जाता है। फटा हुआ दूध होता है वो थोड़ी देर किसी बर्तन में रखने पर उसके बर्तन के पैंदे में बैठ जाता है। ऐसा लक्षण यहाँ पे दिखाई दे सकता है। ये हो गए स्तन ग्रंथियों के लक्षण, जिसमें ट्यूबरकुलर मैस्टाइटिस देखने को मिल सकता है। ट्यूबरकल्स की वजह से इन्फ्लामेशन होता है जिसको ट्यूबरकुलर मैस्टाइटिस कहा जाता है। सही है। मिल्क में बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है ट्यूबरकल्स जहाँ पे बढ़ रहे हैं बैक्टीरिया वहाँ पे होगा। तो ट्यूबरकुलर मैस्टाइटिस की वजह से दूध के अंदर बैक्टीरिया यहाँ पे आ सकते हैं। स्तन ग्रंथियों में सूजन, स्तन ग्रंथियों में सूजन और आकार का धीरे धीरे उनका बढ़ना। स्तन ग्रंथियां जो होती है वो कठोर हो जाती है और जो दूध होता है वो उसमें छिंचड़े या फटा हुआ दूध उपस्थित हो सकता है, जो किसी बर्तन में रखने पर पैंदे में जमा हो जाता है। तो ये लक्षण किसके थे, स्तन ग्रंथियों में दिखने वाले लक्षण। आगे है गर्भाशय में दिखने वाले लक्षण। गर्भाशय में दिखने वाले लक्षण, यूटेराइन जिसको बोला जाता है यूटेराइन ट्यूबरकुलोसिस। यूटेराइन ट्यूबरकुलोसिस, यूटेराइन ट्यूबरकुलोसिस का मतलब होता है, यूटेराइन मतलब गर्भाशय, गर्भाशय में ट्यूबरकल्स अगर प्रेजेंट होती है तो उसको बोला जाता है यूटेराइन ट्यूबरकुलोसिस। इसके अलावा गर्भपात हो सकता है, गर्भित पशु का
गर्भपात हो सकता है, अबॉर्शन, गर्भित पशु का अबॉर्शन हो सकता है, बांझपन देखने को मिल सकता है, पशु का बांझपन होना, गर्भाशय से गंधयुक्त स्मेल, गंधयुक्त मवाद, गंधयुक्त मवाद देखने को मिल सकती है। इसमें गर्भाशय के द्वारा जो भी स्राव निकाले जाते हैं उसके अंदर गंधयुक्त मवाद भी उपस्थित हो सकती है। इसके अलावा नर प्राणियों में वर्षण का शोध, वर्षण शोध जिसको बोला जाता है टेस्टिज का इन्फ्लामेशन, टेस्टिज का इन्फ्लामेशन, वर्षण शोध। ऑर्काइटिस, वर्षणों के शोध को क्या बोला जाता है? ऑर्काइटिस। वर्षणों के शोध को क्या बोला जाता है? ऑर्काइटिस। तो ये भी देखने को मिल सकती है। गर्भाशय में यूटेराइन ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिल सकता है। अगर कोई एनिमल प्रेग्नेंट है तो उसमें गर्भपात अबॉर्शन की स्थिति देखने को मिल सकती है, बांझपन की स्थिति देखने को मिल सकती है, गर्भाशय से गंधयुक्त मवाद जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है। नर प्राणियों में अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो वर्षणों के शोध उत्पन्न कर सकता है, ऑर्काइटिस उत्पन्न कर सकता है, और नर पशुओं को भी ये बांझपन उत्पन्न कर सकता है। नर पशुओं में भी बांझपन उत्पन्न कर सकता है। ये लक्षण हो गए गर्भाशय। ये विभिन्न प्रकार के लक्षण ट्यूबरकुलोसिस में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट आता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस, रोग की पहचान करना। एक तो पहचान होती है लक्षणों के आधार पर, लक्षण देख के अपन पता कर सकते हैं, लक्षण देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा डिजीज है इसके अंदर। तो लक्षणों के आधार पर एक तो पहचान होगी। दूसरी अपन पहचान होती है, एक होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट, एक आता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट। याद रखना, ट्यूबरकुलिन टेस्ट है, उसके आधार पर भी ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाया जाता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट पशु में किस प्रकार किया जाता है? इधर देखो, ट्यूबरकुलिन टेस्ट आपको ये याद रखना है कि अलग अलग रोग होते हैं, अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग प्रकार के, एक प्रकार का टेस्ट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है। अलग अलग प्रकार के रोगों में अलग अलग प्रकार का टेस्ट होता है, वो स्पेसिफिक होता है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस की बात करें तो उसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो होता है वो यहाँ पे अफेक्ट करता है। अब ट्यूबरकुलोसिस है, ट्यूबरकुलिन में क्या किया जाता है? देखो, इसके कई तरीके हैं। एक पहला तरीका है सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट। सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट। सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट का मतलब हो गया, अब देखो यहाँ पे जो ट्यूबरकुलिन है ये क्या है? ये एक प्रकार की पाचक प्रोटीन है। याद रखना, ट्यूबरकुलिन क्या है? एक प्रकार की पाचक प्रोटीन है। याद रखना, ट्यूबरकुलिन जो है पाचक प्रोटीन है। अब यहाँ पे ये टेस्ट कैसे किया जाता है? ध्यान रखना, सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट जो है वो पहले तो एक सिरिंज के अंदर अपन क्या लेते हैं, 0.05 से 0.1 ml तक अपन ट्यूबरकुलिन ले लेंगे। किसी भी सिरिंज के अंदर 0.05 से 0.1 ml क्या ले लेंगे? ट्यूबरकुलिन। उस ट्यूबरकुलिन को जिस भी रोग में, जिस भी पशु के अंदर रोग है, ट्यूबरकुलोसिस का पता लगाना है, उसकी गर्दन में क्या करते हैं, ये ट्यूबरकुलिन का ये जो डोज है 0.05 से 0.1 ml वो उसमें इंट्राडर्मल लगा देंगे। इंट्राडर्मल का मतलब होता है स्किन के नीचे, स्किन के नीचे लगा देंगे। ना तो इसको IM लगाना है, ना इसको IV लगाना है, इसको लगाना है इंट्राडर्मल। इंट्राडर्मल मतलब सबक्यूटेनियस, सबक्यूटेनियस इसको लगाना है। 0.05 से 0.1 ml को गर्दन वाली स्किन के नीचे इसको लगाना है, इस इंजेक्शन को लगाना है। उसके पश्चात अपन ये देखते हैं, देखो
48 घंटे बाद इसका चेकअप करेंगे, 72 घंटे बाद इसका चेकअप करेंगे और 96 घंटे बाद इसका चेकअप करेंगे। जहाँ पे अपन ने लगाई थी, जहाँ पे ये इंजेक्शन अपन ने लगाया था, ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन यहाँ पे लगाया था अपन ने 0.05 से 0.8 ml ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन यहाँ पे लगाया था। उस जगह पे अपन 48 घंटे बाद में देखेंगे तो थोड़ी सी सूजन आएगी, थोड़ी सी सूजन यहाँ पे देखने को मिलेगी, थोड़ी सी सूजन यहाँ पे देखने को मिलेगी। उसके बाद में 72 घंटे बाद में अगर इसको वापस से जांच करेंगे तो ये सूजन है थोड़ी बढ़ जाएगी, सूजन इससे ज्यादा हो जाएगी। 48 घंटे पर अपन ने जो सूजन देखी थी उससे ज्यादा हो जाएगी, कौन से 72 घंटे में। जब 96 घंटे में इसका चेकअप करेंगे तो 96 घंटे में और भी ज्यादा सूजन देखने को मिलेगी। अगर ऐसे सूजन टाइम टू टाइम अगर सूजन बढ़ती दिखाई दे, इसका मतलब है इसके अंदर जो टीबी रोग है वो पॉजिटिव है, टीबी रोग कंफर्मेटिव है, उसको टीबी वाला डिजीज ट्यूबरकुलोसिस रोग है। तो ये हो गया सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट, ट्यूबरकुलिन टेस्ट है। देखो 0.05 से 0.1 ml ट्यूबरकुलिन जो एक प्रकार की पाचक प्रोटीन लेते हैं, उसको इंट्राडर्मल गर्दन की स्किन में, गर्दन की स्किन जो है वहां पे इंट्राडर्मल उसको लगाएंगे। इंट्राडर्मल लगाने के बाद मतलब स्किन के अंदर लगाएंगे, स्किन के अंदर लगाने के बाद उसका 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद और 96 घंटे बाद इसका चेकअप करते हैं। तो 48 घंटे बाद देखेंगे तो सूजन दिखाई देगी कुछ, 72 घंटे बाद देखेंगे तो ये सूजन बढ़ी हुई दिखाई देगी और 96 घंटे बाद देखेंगे तो ये सूजन और ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाई देगी। तो इसका मतलब है कि जो टीबी जो रोग है वो कंफर्म है। अगर ये सूजन पहले सूजन आएगी 48 घंटे बाद सूजन आएगी, अगर वो 72 घंटे बाद कम हो जाती है सूजन तो इसका मतलब है कि उसमें टीबी नहीं है, वो पहले ही बढ़ नहीं रही, वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसका मतलब है इसके अंदर सूजन धीरे धीरे कम हो रही है, मतलब टीबी उसमें नहीं है। एक ये हो गया। एक टेस्ट हो रहा है ट्यूबरकुलिन का ही टेस्ट है वो भी। एक तो हो गया सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट, सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट जिसमें ट्यूबरकुलिन टेस्ट अपन कर रहे हैं टीबी के लिए। दूसरे टेस्ट की बात करते हैं तो वो है शॉर्ट थर्मल टेस्ट। शॉर्ट थर्मल टेस्ट देखो इसमें क्या किया जाता है, इसमें ट्यूबरकुलिन जो है, ट्यूबरकुलिन की मात्रा ली जाती है 4 ml। ट्यूबरकुलिन की जो मात्रा ली जाती है वो 4 ml ली जाती है और 4 ml जो ट्यूबरकुलिन है उसको इंट्राडर्मल लगाया जाता है, स्किन के अंदर इसको लगाया जाता है। 4 ml ट्यूबरकुलिन जो कि एक प्रकार की पाचक प्रोटीन है ली जाती है और इंट्राडर्मल इसको लगाया जाता है। इंट्राडर्मल, अब देखो ये जो टेस्ट है ये उसके लिए किया जाता है जिसके शरीर का तापमान, ऐसा पशु जिसके शरीर का तापमान कितना है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, जिसके शरीर का तापमान 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी कि किसी भी वजह से ट्यूबरकुलिन की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से या किसी और डिजीज की वजह से क्या होता है ये टेम्परेचर बढ़ा होता है। जाहिर सी बात है शरीर में इन्फेक्शन होगा तो शरीर का तापमान बढ़ेगा, उसको बुखार आएगा। तो उसको बुखार आएगा तो 102 डिग्री टेम्परेचर होगा या इससे ज़्यादा हो सकता है, सही है। तो अगर पशु को ट्यूबरकुलोसिस टीबी डिजीज है, अगर उसको 102 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर उसको बुखार है तो उसमें ये टेस्ट अपन को लेना है। उस टेस्ट में क्या करना है, ट्यूबरकुलिन लेनी है, 4 ml ट्यूबरकुलिन लेनी है, इंट्राडर्मल उसको लगाना है। इंट्राडर्मल लगाने के बाद इसको देखेंगे थोड़ी देर बाद में, 4 घंटे बाद, 6 घंटे बाद और 8 घंटे बाद अपन इसको एग्जामिन करेंगे तो उसके शरीर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट से अगर इसका तापमान 105 डिग्री 5.8 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर बढ़ जाता है चेक करने के बाद, पहले 102 डिग्री फ़ारेनहाइट था, अपन ने 4 ml इंट्राडर्मल यहाँ पे लगा दिया। पहले क्या था 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, इसमें 4 ml इंट्राडर्मल अपने ट्यूबरकुलिन लगा दिया। उसका एग्जामिन करते हैं 4 घंटे, 6 घंटे और 8 घंटे बाद इसका एग्जामिन, इसकी जांच करते हैं तो इसका जो टेम्परेचर है वो 104 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे ऊपर 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट
तक अगर बढ़ा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब समझ जाना कि उसका जो टीबी है वो पॉजिटिव है, टीबी रोग उसके अंदर उपस्थित है। तो ये दो प्रकार के डायग्नोसिस अपन ने देखे इसमें। पहला ट्यूबरकुलिन टेस्ट, इसके लिए क्या जाता है, लक्षणों के आधार पर इसकी जांच की जा सकती है। दूसरा ट्यूबरकुलिन टेस्ट के आधार पर, ट्यूबरकुलिन टेस्ट मैंने बताया था सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट, जिसमें सिंगल इंट्राडर्मल टेस्ट में अपन ने इसका ml लिया था 0.05 से 0.1 ml अपन ने स्किन के नीचे लगाया, और 48 घंटे बाद, 72 घंटे बाद और 96 घंटे बाद अगर इसका एग्जामिन करते हैं तो इसमें सूजन बढ़ी हुई दिखाई देती है। उस स्थान पर सूजन बढ़ी हुई दिखाई देगी जिस स्थान पर अपने ट्यूबरकुलिन का इंजेक्शन लगाया था। दूसरा शॉर्ट थर्मल टेस्ट, इसमें देखा था ट्यूबरकुलिन का कितना लिया, 4 ml इंट्राडर्मल लगाया, उसमें 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के लगभग उसका टेम्परेचर होना चाहिए। शरीर का टेम्परेचर, पशु के शरीर का टेम्परेचर 102 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होना चाहिए। उसके बाद में अपन 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे बाद उसका एग्जामिन करते हैं। एग्जामिन करने के बाद जो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है वो 104 से बढ़ के 102 से बढ़ के 104 या इससे भी ऊपर 105.8 डिग्री फ़ारेनहाइट हो सकता है। तो इसका मतलब है टीबी पॉजिटिव है।